हेलो नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुपम विशु आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चालू करने जा रहे हैं पीजी का एक और टॉपिक टेंसर। देखो टेंसर केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में नहीं आता है। टेंसर छोटा सा टॉपिक है जिसमें से पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी हर साल लगभग एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है। पीजी पोर्शन का जो वेटेज बढ़ रहा है उसके हिसाब से इसका टेंसर का वेटेज भी बढ़ता जा रहा है। इसके इजी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक जो भी आए हुए हैं, तो चलो देखते हैं उनको। एक बार फिर से बता देता हूं, ये केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए है, सेकंड ग्रेड के लिए टॉपिक नहीं है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रिस्टोफल सिंबल्स दे रखे हैं दो, उनका एडिशन पूछा है क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं क्रिस्टोफल सिंबल होते क्या है। क्रिस्टोफल सिंबल का मान कैसे निकालेंगे। देखो क्रिस्टोफल सिंबल दिए हुए हैं आई जे कोमा, इसका मान लिखा जाता है जो अपने फंडामेंटल टेंसर होते हैं जी आई जे, उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूप में लिखें तो क्या आएगा इसका मान 1/2 डेल। अब देखो इनमें क्या होगा, पहले दो टर्म आएंगी पॉजिटिव, उसके बाद आएगी एक नेगेटिव टर्म। पॉजिटिव टर्म में जो फंडामेंटल टेंसर है उसके साथ इंडिसेज आएंगी, वो क्या होगी, एक तो इनमें से जो दो साथ हैं एक इनमें से आएगी और एक ये वाली आएगी। नेगेटिव टर्म है उसमें दोनों की दोनों साथ वाली आ जाएगी। तो जैसे क्या आएगा, जी आई के अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई, नेगेटिव डेल जी आई जे दोनों साथ वाली अपॉन डेल एक्स के, नीचे वो आएगी जो तीसरी बच जाती है। ऐसे ही दूसरा में दिया हुआ है क्या, के जे और आई, ये क्या हो जाएगा ऐसे लिखेंगे तो 1/2 डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल जी के आई आ चुका है जे आई अपॉन डेल एक्स के माइनस डेल जी के जे अपॉन डेल एक्स आई, ये होगा। अब देखो फंडामेंटल टेंसर के लिए हम एक चीज और जानते हैं कि क्या होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं, यानी जी आई जे इक्वल टू क्या होता है, जी जे आई, सिमेट्रिक टेंसर होते हैं। सिमेट्रिक टेंसर हैं तो इनको हम लिख सकते हैं उस रूप में जिसमें ऊपर वाले में है, ताकि हमारे जोड़ने में आसानी रहे। तो देखो के आई की जगह ये आई के लिखा हुआ है, इसको के आई लिख सकते हैं। तो देखो क्या कर लेंगे, इसको के आई को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, और ये जे आई है इसको भी आई जे रूप में लिख लेंगे, के जे को जे के रूप में लिख लेंगे। तो इन तीनों को हम चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा चेंज करने के बाद, ये किस में आ जाएगा, आई के रूप में, ये किस में आ जाएगा, आई जे रूप में, और ये किस में आ जाएगा, जे के रूप में, ये आ गए। अब देखो आई के ये रहा, आई के ये रहा, आई जे यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव कैंसिल, जे के नेगेटिव जे के पॉजिटिव, ये चार टर्म कैंसिल हो गई। अपने पास क्या बचा, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, हाफ हाफ, तो क्या हो जाएगा जुड़ के 1/2 डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे प्लस 1/2 डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स के, क्या आ जाएगा, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे। तो ऐसे मान निकालेंगे क्रिस्टोफल सिंबल्स का और इस प्रकार सोल्व करें। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सिमेट्रिक टेंसर है सेकंड ऑर्डर का, तो उसमें से सिमेट्रिक टेंसर में से 8 मोस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें फाइंड करने हैं, कितने होंगे। तो देखो सेकंड ऑर्डर का दिया हुआ है, यानी किस प्रकार का होगा, ए आई जे टाइप का, जिसमें आई और जे की वैल्यू 1 2 अप टू एन तक होगी। वीएन में है तो कहां तक होगी, एन में। तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे। मैट्रिक्स रूप में लिखें इसको तो कैसे लिख सकते हैं, A11 A12 A13
A14 A1n। सेकंड में क्या आ जाएगा 21 A22 A23 A24 अप टू A2n। थर्ड रो आ जाएगी A31 A32 A33 A34 अप टू A3। ऐसे लास्ट में क्या आएगी AN1 AN2 AN3 AN4 अप टू AN। ये टर्म्स आ जाएंगे इनमें, ये इसके एलिमेंट होंगे। अब देखो सिमेट्रिक टेंसर दिया है तो सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन क्या होती है Aij इक्वल टू AJ। मतलब क्या हो जाएगा A12 किसके बराबर हो जाएगा A21 के, 23 किसके बराबर हो जाएगा A32 के, AN1 किसके बराबर हो जाएगा A1n के, ऐसे ही AN2 किसके बराबर हो जाएगा A2n के, ऐसे ही चलते जाएगा। अब देखो अगर A12 21 के बराबर है, A12 जा A21 के बराबर हो जाएगा, 31 किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा, N1 किसके बराबर हो जाएगा 1n के बराबर हो जाएगा, A32 किसके बराबर हो जाएगा 23 के बराबर हो जाएगा, AN2 किसके बराबर हो जाएगा 2n के, N3 किसके बराबर हो जाएगा 3n के। तो देखो जो नीचे वाले एलिमेंट आ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स किसके बराबर हो रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर वाले जो हैं डायगोनल से उन सब के बराबर आ रहे हैं, तो डिफरेंट नहीं रहेंगे। जैसे एलिमेंट ये हैं सेम टू सेम वैसे के वैसे हमें क्या मिल रहे हैं ऊपर मिल रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स उनके बराबर हो गए। तो अब देखो उसके बाद बचते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनके लिए क्या कर सकते हैं A11 इक्वल टू A11, इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये एलिमेंट अपने आप में अलग रहेंगे, किसी के बराबर नहीं होंगे। तो ये एलिमेंट्स हो गए। अब देखो टोटल एलिमेंट्स कितने ये निकालना चाहिए, इसके अंदर हमें कितने डिफरेंट मिल रहे हैं, एक मिला। ऐसे इसके ऊपर वाले में देखेंगे तो एक ये रहेगा, एक इसके पास वाला, दो मिल जाएंगे। इसके ऊपर वाले में देखेंगे तो तीन मिल जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो वैसे मिलते जाएंगे। अब ये है लास्ट रो, इसमें कितने, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग रहेगा, सारे अलग। कितने हैं इसमें n एलिमेंट्स, तो 1 से लेके n तक, 1 2 3 4 5 से लेके n तक। तो टोटल डिफरेंट कितने हो गए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एडिशन हम जानते हैं किसके बराबर होता है n प्लस 1 बाई 2, इसके बराबर आता है n प्लस 1 बाई 2। तो 8 मोस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे n प्लस 1 बाई 2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा n प्लस 1 बाई 2। अब देखो इसी में एक चीज और देखते हैं, हमने देखे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स जब क्या हो सिमेट्रिक, इसी की जगह अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो उसकी कंडीशन क्या होती है Aij इक्वल टू माइनस AJi, यानी कि A12 किसके बराबर आ जाएगा माइनस A21 के, A13 किसके बराबर आ जाएगा माइनस A31 के, A23 किसके बराबर आ जाएगा माइनस A32 के, A1n किसके बराबर आ जाएगा माइनस AN1 के। देखो ये तो वैसे ही हो रहे हैं, बस क्या आ रहा है चिन्ह चेंज हो रहा है माइनस, बाकी सेम रह रहे हैं। इसके अलावा जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो A11 या फिर Ai ले लो, किसके बराबर होगा माइनस Ai के। क्यों, i को i से इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्यू सिमेट्री का तो क्या लग जाएगा माइनस साइन। अब दोनों को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 2Ai इक्वल टू 0, यानी Ai का मान कितना आ गया 0, यानी जिनमें दोनों इंडिसेस सेम है या फिर डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका मान कितना हो जाएगा 0। तो जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी उसमें क्या रह जाएगा डायगोनल पे तो सारे क्या रह जाएंगे 0 0 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे 0। उसके अलावा जो नीचे आ रहे थे वो किसके नेगेटिव हैं ऊपर वालों के, इन सब के नेगेटिव ऐसे चलते जाएंगे। तो डिफरेंट कितने बचे, ये तो 0 हो गए, इसमें कितने बचेंगे n होने थे, कितने बचे इसमें n-1 बचेंगे, इसमें कितने बचे n-1,
इसमें कितने बचेंगे n-2, ऐसे ही n-3। लास्ट वाली में देखें तो कोई भी डिफरेंट नहीं बचेगा, कितना हो जाएगा 0, इससे ऊपर वाली में 1। तो इसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने चाहें तो उसके लिए क्या हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-1 तक। देखो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n+1/2। n-1 का क्या हो जाएगा, n की जगह क्या रख देंगे n-1, n-1 फिर क्या आता है +1/2। लास्ट में क्या बच जाएगा n-1/2। ये क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल होकर केवल n बचेगा n-1/2। तो अगर एक सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स किसके बराबर होते हैं n+1/2। यही अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तब डिफरेंट कितने रहेंगे कितने आए थे n × n-1/2। सिमेट्रिक के लिए डिफरेंट कितने n+1/2, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कितने हो जाते हैं n-1/2। इनमें से n वो हट जाते हैं जो डायगोनल पे, उनका मान कितना हो जाता है 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इसका सीधा सीधा स्टेटमेंट है एनी कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर कैन बी expressed uniquely as the sum of a symmetric tensor and a skew symmetric tensor of order 2। यानी कि कोई भी कोवेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर का मतलब क्या है, मान लिया ए आई, कोवेरिएंट टेंसर जिसमें इंडिसेज क्या आती है नीचे की तरफ आती है, सेकंड ऑर्डर का दिया हुआ है तो आई जे मान लिया। कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज दिस सम ऑफ, यानी कि यूनिक रूप से एक्सप्रेस किया जा सकता है सम ऑफ ए सिमेट्रिक टेंसर एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, यानी कि Bij प्लस Cij। Bij जिसमें से क्या है सिमेट्रिक और Cij क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, इस रूप में लिखा जा सकता है। एनी कोवेरिएंट टेंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक टेंसर एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। या फिर Bij और Cij के अगर हम इसमें मान लिखना चाहें तो मान के कितने आएंगे, Aij जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 1/2 Aij प्लस Aj प्लस 1/2 Aij माइनस Aj। इस रूप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो बन जाएगा Bij और ये किस रूप में आ जाता है Cij। ये सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसकी दोनों इंडिसेज चेंज करेंगे, आई को जे में बदलेंगे तो ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे इसमें चेंज करेंगे तो इसमें से माइनस साइन कॉमन आ जाता है और Cij किस में बदल जाएगा -Cij में। तो ये इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मूलभूत टेंसर यानी फंडामेंटल टेंसर दिया हुआ है Gij, उसका कोवेरिएंट अवकलन यानी कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है, क्या होता है। देखो मूलभूत टेंसर हैं Gij या फिर जी जो एक तो लिखते हैं कोवेरिएंट रूप में, एक लिख सकते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट रूप में, इसके अलावा एक होता है डेल्टा आई। तो ये तीनों क्या होते हैं कोवेरिएंटली कांस्टेंट होते हैं। इन तीनों का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन क्या आता है 0 शून्य। These tensor are called covariantly constant। covariantly constant, ठीक है। तो ये सीधा स्टेटमेंट बेस्ट पूछ लिया, मूलभूत टेंसर या फंडामेंटल टेंसर Gij का कोवेरिएंट अवकलन क्या होता है 0। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक दी हुई है, उससे क्रिस्टोफल सिंबल 2 2 2 का मान पूछा हुआ है। देखो 2 2 2 इसकी डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा। देखो इसमें तो तीनों इंडिसेज क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं,
तो हमें आगे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है किसके साथ कौन सी लगानी है। सब में क्या आ जाएगा, डेल G22 अपॉन डेल x2 प्लस डेल G22 अपॉन डेल x2 माइनस डेल G22 अपॉन डेल x। तीनों सेम है तो एक प्लस से एक माइनस हट जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में 1/2 डेल G22 अपॉन डेल x। अब देखो G11 G22 इनके मान कैसे निकालें, जो दूरी या मैट्रिक हमें दी हुई है उससे मान कैसे निकालते हैं। देखो ds स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर gx1 x2। जो G11 होता है वो तो क्या होगा, G11 है वो क्या होगा dx1 स्क्वायर, इसका क्या होगा कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही G22 किस क्या हो जाएगा dx2 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां अपने पास क्या मान मिला, G11 तो यहां क्या मिला 1, G22 यहां क्या मिला gx1 x2, यानी एक फंक्शन है G जो x1 और x2 का फंक्शन दे रखा है। हमें क्या चाहिए G22 उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद डेल x2, क्या हो जाएगा 1/2 डेल G ऑफ x1 x2 अपॉन डेल x2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डेल G अपॉन डेल x2 1/2। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी क्या पूछा हुआ है, एक एन डायमेंशनल यूक्लिडियन समष्टि या फिर यूक्लिडियन स्पेस दिया हुआ है एन डायमेंशन का, उसमें पूछा है ए के कोमा जे। देखो कोमा नोटेशन होते हैं उनको कैसे लिख सकते हैं, कोमा नोटेशन ये दे रखा है ए के कोमा जे, इनको लिखने के लिए अलग अलग तरीके हैं, कोवेरिएंट के लिए अलग और कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए अलग। तो देखो ए के कोमा जे दिया है, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं नॉर्मल ए के अपॉन डेल एक्स जे ऐसे। अब देखो कॉन्ट्रावेरिएंट है तो क्या आएगा प्लस, कोवेरिएंट के लिए क्या आ जाएगा माइनस। फिर लिखा जाता है एक सेकेंड टाइप का क्रिस्टोफल सिंबल, जो दो हमें दे रखे हैं वो दोनों ऐसे कैसे लिख देते हैं, के ऊपर जे नीचे। इसके अलावा जो एक बच जाता है उस पर हमारी तरफ से हम एक इंडिसेज नहीं लगा देते ए आर, और वही इंडिसेज हम इधर काम में लेंगे ए आर, ठीक है। के की जगह क्या काम में आ जाएगा आर। ये होता है कॉमा नोटेशन लिखने का तरीका। यही अगर के ए के कोमा जे कोवेरिएंट में होता है तो यहां पे क्या लगा देते बीच में माइनस, और ये कोवेरिएंट बदल जाता, आर ऊपर की तरफ चला जाता, कैसे डेल ए के अपॉन डेल एक्स जी माइनस। अब क्या है के और जे दोनों नीचे की तरफ हैं तो इनको लिख देंगे के और जे, आर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आर नीचे की तरफ कोवेरिएंट में लग जाएगा। ये होता है कॉमन नोटेशन। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यही थी कि इसमें क्या दिया हुआ है, यूक्लिडियन स्पेस दिया हुआ है। यूक्लिडियन स्पेस के अंदर जो क्रिस्टोफल सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेनिश हो जाते हैं, उनका मान कितना आता है 0। जैसे क्रिस्टोफल सिंबल वेनिश हुए इसका मान कितना हो जाएगा 0, यानी कि जो हमें दूसरी टर्म आती है इसके साथ में, इस पूरी टर्म का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा डेल ए के अपॉन डेल एक्स जे, सीधा सीधा डेल ए के अपॉन डेल एक्स जे। देखो हमें अगर कॉमा नोटेशन का भी पता था तो हम इसको सोल्व कर सकते थे, उसके बाद केवल और केवल क्या लगाना था, यूक्लिडियन समष्टि का, जो यूक्लिडियन समष्टि की कंडीशन थी वो लगानी थी। देखो प्लस के अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया हुआ था और दूसरा ये वाला, ये माइनस में था, ये वैसे नहीं होना था, ये किसके लिए होता है कोवेरिएंट के लिए। तो यूक्लिडियन समष्टि की कंडीशन लगाते ही आगे वाली टर्म क्या हो जाती, देखो इसमें ये तो वैसे ही नहीं होना था, इसमें के जे दोनों साथ में दे दिए, ये ऑप्शन कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अपने पास ऑप्शन ही केवल एक ही बच रहा था, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है, गलत कथन, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट देखें, ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक n इन ए Vn विल हैव नो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। देखो हमने देखा था अभी n(n-1/2) आते हैं, यहां पे वही स्टेटमेंट पूछ लिया, तो ये क्या बोल रहा है नो इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट अपने पास क्या हो जाएगा इनकरेक्ट आ जाएगा।
देखो इस क्वेश्चन को बस पहला स्टेटमेंट पढ़ते हमें टिक करना था। पहला स्टेटमेंट इसका क्या दे दिया, गलत कथन दे रखा है, हमारा क्वेश्चन यही सोल्व हो जाना था। बाकी के स्टेटमेंट भी हम चाहें तो देख सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, इन क्वेश्चन लो द आर्बिट्रेरी टेंसर टेकन शुड नॉट पोजेस एनी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन लो की सीधी क्वेश्चन लो जो है उसका स्टेटमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि उसमें जो हम काम में लेते हैं टेंसर, आर्बिट्रेरी टेंसर, वो क्या नहीं होना चाहिए, ना तो सिमेट्रिक ना ही स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। प्रॉपर्ली हम किसी के लिए नहीं बोलते कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए या स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो क्वेश्चन लो होता क्या है, क्वेश्चन लो क्या बोलता है, कोई भी एंटिटी है, EIJ कोई एंटिटी है, उसका हम क्या करते हैं, किसी टेंसर के साथ, जैसे AIJ, हमें फिर से एक क्या मिल जाता है, टेंसर BIJ नहीं, हम क्या काम में लेंगे, दूसरी इंडिसेज काम में लेंगे। IJ आ चुकी हैं तो हम दूसरी इंडिसेज काम में ले लेते हैं, यहाँ पे PQ काम में ले ली। हमें कोई मिल रहा है नया टेंसर PQIJ, ये नया टेंसर मिल रहा है, तो ये एंटिटी जो है ये भी क्या होगी, इटसेल्फ ए टेंसर होगी। यही क्वेश्चन लॉ बोलता है कि किसी एंटिटी का किसी टेंसर के साथ जो गुणनफल होता है वो करवाने पर, या फिर हमें गुणनफल करवाने पर हमें क्या मिल जाए, एक नया टेंसर मिल जाए, तो वो क्या होगा, एक टेंसर ही होगा। यानी जो एंटिटी है EIJ वो भी क्या होगी, एक टेंसर होगी। देखो इसमें दो प्रकार से करवा सकते हैं, तो उनमें से किसी भी प्रकार से करवाने पर हमें एक नया मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, एक खुद भी टेंसर ही होगा। यही बोलता है क्वेश्चन लो। तो ये क्वेश्चन भी हम सीधा सीधा कर सकते थे। देखो पिछले जो एग्जाम हुई है उसमें कितने क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है 2022 में, दूसरा क्वेश्चन 2022 का ये रहा, तीसरा क्वेश्चन 2022 का ये रहा, यानी कि कुल मिला के हमारे पास पिछली बार 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो इतने क्वेश्चन थे टेंसर के जो हमने कर लिए हैं। तो स्कूल लेक्चर में जो भी क्वेश्चन आए थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नया वीडियो जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, AP के जो क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो टेंसर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सोल्व करवाएंगे, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से रिलेटेड है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।